लगातार नतीजे आ रहे हैं। बड़े बड़े प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है और इस वक्त एक और बड़े प्रत्याशी के लेकर जो नतीजा आया है वो आपको बताएंगे, लेकिन सीधे इस वक्त आपको दिखाते हैं बिलासपुर संभाग के अंदर क्या कुछ नतीजा आ रहा है। जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से होगा। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, वो आज भी करता हूँ। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ। आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं है। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां हैं, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले दिन और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। क्या चूक हो गई, इतनी बड़ी टक्कर भी आपकी? ये सब तो एक दिन और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी हैं कमलनाथ ने वो यही है कि हम हार जरूर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम तुलना भी करेंगे, सोचेंगे कि आखिर क्या कुछ हमसे गलतियां हुई हैं। आज भी जनता के ऊपर जहां एक तरफ हमें विश्वास है, मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है हमें, और परखा जाएगा, सोचा जाएगा कि आखिर कहां क्या कुछ छूट गया है, क्या गलतियां हुई, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। आगे बिलासपुर संभाग से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोरमी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अरुण साव जीत गए हैं। 45,891 मतों से विजयी हुए हैं अरुण साव। भाजपा प्रत्याशी अरुण साव को कुल 75,070 मत प्राप्त हुए हैं। तो वहीं मुंगेली विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुन्ना लाल मोहले जीते हैं। 11,781 मतों से विजयी हुए हैं जहां पुन्नू लाल मोहले। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मुंगेली से और लोरमी से जहां भाजपा की तरफ से खड़े किए गए थे अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और अरुण साव जीत चुके हैं। 45,891 मतों से विजयी हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी अरुण साव को कुल 75,070 मत प्राप्त हुए हैं और 45,000 के बड़े मार्जिन से विजयी हुए हैं अरुण साव। तो मुंगेली विधानसभा से जहां भाजपा के प्रत्याशी पुन्नू लाल मोहले जीते हैं, 11,781 मतों से विजयी हुए हैं पुन्नू लाल मोहले। तो लगातार अब बड़े बड़े चेहरों के ऊपर जो इतने दिन से तलवार लटक रही थी, जीतेंगे हारेंगे, उन चेहरों के ऊपर जहां पार्टी का भविष्य भी उस क्षेत्र में टिका हुआ था और अब साफ होने लगा है। तो एक तरफ जहां अरुण साव विजयी हुए हैं, और एक और बड़ी खबर जहां अंबिकापुर विधानसभा से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 157 वोटों से हार गए हैं। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मात्र 157 वोटों से हारे। भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जीत चुके हैं। राजेश अग्रवाल जिनके नाम का ऐलान बहुत देर में बीजेपी ने किया था, टीएस सिंहदेव के सामने में जहां चेहरा ढूंढने के लिए समय लग रहा था भाजपा को, लेकिन जो चेहरा ढूंढा वो कामयाब हुआ है। सरगुजा संभाग की अंबिकापुर विधानसभा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार इस वक्त जहां देख सकते हैं कैसे आप हार चुके हैं। मात्र 157 वोटों से मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन कहा जा रहा था टीएस सिंहदेव एक तरफा जीतते आते हैं, अच्छी जीत होगी, लेकिन यहां पर 157 वोटों से हारे हैं। कड़ा मुकाबला रहा है। भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जीत चुके हैं। एक बड़ी खबर है, इस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे मान रहे थे अपने आप को, जहां कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका अंतिम चुनाव होगा, लेकिन वो सिर्फ देख सकते हो आप कि हार गए हैं 157 वोटों से। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जहां 24,000 से अधिक वोटों से जीते हैं, यहां भी नरेंद्र सिंह तोमर को कड़ा मुकाबला मिल रहा था कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों से, लेकिन इस वक्त 24,000 से अधिक वोटों से जीत हुई है नरेंद्र सिंह तोमर की।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बड़ी मतों से जीते हैं, 24,000 से अधिक वोटों से जीते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दिन भर जहां हमने देखा कि कैसे अलग अलग राउंड में कभी बसपा उम्मीदवार आगे चल रहे थे, कहा जा रहा था कि बसपा की जीत होगी क्या, नरेंद्र सिंह तोमर हार जाएंगे, लेकिन जैसा ही पूरे रिजल्ट सामने आए, पूरे राउंड की जो काउंटिंग थी वो कंप्लीट हुई, तो 24,000 से अधिक वोटों से यहां जीत गए नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए ज्यादा चर्चा भी करेंगे इस खबर पर। हमारे साथ ग्वालियर से सीधे जुड़े हुए हैं प्रहलाद सेन। प्रहलाद, एक बड़ी खबर है, नरेंद्र सिंह तोमर को 24,000 से अधिक वोटों से जीत मिली हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है कि दिन भर देखा गया अलग अलग राउंड में हमने कैसे नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे थे और वहां पर जहां बसपा प्रत्याशी बलबीर दंडौतिया आगे थे, लेकिन इस वक्त पूरे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद 24,000 से अधिक वोटों से जीत हुई है। बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर चंबल अंचल की जो दिमनी विधानसभा सीट है वो बेहद हाई प्रोफाइल सीट थी और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। जिस तरह से सुबह से मतगणना शुरू हुई तो जिस तरह से जो अंतर था बीएसपी कैंडिडेट और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच वो लगातार घट बढ़ रहा था, लेकिन अंततः उन्होंने करिश्माई जीत यहां पर हासिल की है। 24,000 से अधिक मतों से उन्होंने जीत यहां पर हासिल की है, तो निश्चित ही एक बड़ी जीत है। जिस कद के वो नेता हैं उस कद की ये जीत है और इस जीत के चर्चे भी पूरे प्रदेश में हैं, यहां तक कि देश में हैं, क्योंकि पल पल लोग यही पूछ रहे थे कि कितने मतों से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, बीएसपी के बलबीर दंडौतिया कितने मतों से आगे चल रहे हैं। अंततः नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां पर जीत का परचम लहराया है। सीधे तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ कहा जाता है और दिमनी विधानसभा सीट जो बेहद हाई प्रोफाइल थी, शुरुआत से ही यहां पर तमाम तरह की सियासी चर्चाएं जोर पकड़े हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा, एक एक मतदाता के बीच वो पहुंचे, वो न केवल ग्वालियर चंबल अंचल के चुनावी कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, बल्कि पूरे प्रदेश में चुनावी कैंपेन कर रहे थे, और लेकिन उनकी निगाहें दिमनी विधानसभा सीट पर थी और उसका जो परिणाम है आज देखने को मिला, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। जी बिल्कुल प्रहलाद, हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से भी जुड़े हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी। प्रतीक, एक तस्वीर जबलपुर में बड़ी देखने को मिली है जहां कई सारे सांसद के चेहरे वहां मौजूद थे, राकेश सिंह थे, साथ ही महाकौशल की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए हैं, राकेश सिंह जीते हैं और कांग्रेस के बड़े चेहरे तरुण भनोट हार गए हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी कुछ पलों के साथ हमारे साथ जुड़े भी थे। राकेश सिंह ने जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रहलाद पटेल भी जीत गए जो कि महाकौशल में ही आते हैं। बहरहाल मंडला से जो है खबर जो है वो बुरी आई। बहरहाल महाकौशल की सबसे मजबूत सीट जो बनी है कैंट, और यहाँ एक रिकॉर्ड बना है, लगातार 30 सालों से कब्जे में थी और एक बार फिर यहाँ पर जीत दर्ज की है। अशोक रोहानी यहाँ से जीते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े भी हुए हैं। अशोक जी से 2 मिनट का समय जरूर यहाँ पर देंगे। अशोक जी, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, और एक रिकॉर्ड बन गया कैंट में, आज पूरे महाकौशल की सबसे मजबूत सीट बन गई, रिकॉर्ड जीत है, क्या कहते हैं? सचमुच जनता का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है। 1993 में जब दादा ने कांग्रेस से ये सीट छीनी थी, तब ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा करता था। उसको दादा ने अपने परिश्रम से सेवा करके और विकास कार्य करके 4 बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। दादा के बाद लगातार यह 7वीं जीत और मेरी तीसरी जीत, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी जीत। निश्चित रूप से जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद एक बेटे और भाई के रूप में मिला है। मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परिणामों ने उत्साहित कर दिया बीजेपी को, जो एग्जिट पोल भी कह रहे थे, जिसपे संभवतः विपक्ष भरोसा नहीं कर रहा था। 160 प्लस और लाजमी है, लाडली बहना योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हो, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबसे बड़ा गुस्सा जनता का इस बात का रहा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जो उन्होंने जनता से कहा था उस पर वो खरे नहीं उतरे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया है। और ये गुस्सा निश्चित रूप से कांग्रेस के सनातन की पर जो उन्हें चोट की गुस्सा था, लाडली बहना था और मोदी जी का मैजिक, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जीत दिला रहा है। चलिए, पहले आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। तो संयम ये थे अशोक रोहानी जी, जो कैंट से विजय प्रत्याशी और 7वीं बार हमें कह सकते हैं कि एक और बार प्रचंड बहुमतों से कैंट से भी बीजेपी ने जीत हासिल की। और लाजमी है, जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी ने जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र फिर से हासिल किया है। और पूरे महागठबंधन से जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे कि मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री लखन गंगोरिया जी को, 2023 में 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 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 7 पर बीजेपी ने जीत
एक सेकंड, जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है यहाँ पर, वो कई सारी चीजें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सांसद खड़े हुए थे, लेकिन प्रतीक जो सबसे बड़ी चीज है कि महाकौशल के अंदर 4 सांसद थे, राव उदय प्रताप सिंह, जहां प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए। उस हार का क्या कुछ कारण समझा जाए, क्योंकि एक सांसद, एक केंद्रीय मंत्री को उतारा गया, ना सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र में प्रभाव के लिए। प्रभाव तो जरूर मिला है, महाकौशल में बीजेपी को बढ़त मिली है, क्योंकि पिछली बार महाकौशल में जहां कांग्रेस को बढ़त मिली, इस बार बीजेपी को मिली है। तो लग रहा है कि प्रहलाद पटेल हो या फिर राव उदय प्रताप सिंह हो, अभी काउंटिंग कई जगह जारी है, कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। 97 जबलपुर पूर्व श्री अनुराग सिंह से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगले प्रमाण पत्र का वाचन श्री अनुराग सिंह जी द्वारा किया जाए। को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं, विधानसभा चुनाव भी हुआ था, उसमें भी जो लीड थी वो काफी घोषित हुई और शायद एमपी की कहने या व्यक्तिगत सभी के रूप में भी कहने जनता कहीं ना कहीं जो है लगातार उससे छूट भी रही थी और इस बात की सियासी चर्चाओं में कभी दोबारा चर्चा भी हो रही थी और उसका परिणाम जो है जरूर चुनाव में देखने को मिला। लाजमी है और संसदीय चुनाव हो उसका असर अलग होता है जी। हमारे साथ रायपुर से शिखर जुड़े हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ के अंदर लोरबी में जहां एक तरफ देख रहे हैं अरुण साव को जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीपक बैज, कांग्रेस के अध्यक्ष, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों अध्यक्ष इस बार चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हारे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जीत गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिला है, उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय का नजारा आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 5 साल का जो वनवास था वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। चुनावी नतीजे जो है अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गए हैं। बहुमत के साथ 5 साल बाद फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये जनता की सरकार है। जनता का जिन्होंने अपमान किया, जनादेश का जिन्होंने अपमान किया, उनको सबक सिखाया गया। तमाम वादों के साथ में कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आई थी और वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया और खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता ने सामने रखा कि उनको मोदी जी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। लेकिन जो लोग 5 साल आम जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे, घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए और जो रूटीन के काम है उनको भी पूरा नहीं किया, और ये तय है कि जो जनादेश का अपमान करेगा उसको जनता बिल्कुल भी सामने नहीं रखेगी। और मुझे लगता है यही कारण रहा कि जो वादे आपने महिलाओं के साथ में किए, जो वादे आपने युवाओं के साथ में किए, जो वादे आपने आम आदमियों के साथ में किए, उन वादों को पूरा नहीं किया। और तो और पिछले 5 सालों में प्रदेश के अंदर में आम जनता सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। विपक्ष होने के नाते हमने उनको आगाह किया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को उड़ाया। आज जनता ने उनको ये बता दिया कि उनकी बातों को यदि नहीं सुना जाएगा तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और आज स्थिति यही है। कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें टी.एस. सिंहदेव भी एक चेहरा है। तमाम जो मंत्री हैं, शिव डहरिया की बात की जाए, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। अमरजीत भगत को भी हार का सामना करना पड़ा। किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल जो है बनता हुआ नजर आया था, उसके बाद ये परिस्थितियां बनी? देखिए, निश्चित रूप से आज देश के अंदर में यदि देश की जनता को विश्वास है तो माननीय मोदी जी पर विश्वास है, अमित शाह पर विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आपने 5 साल की सत्ता पाई, आपकी जिस तरीके से एरोगेंसी थी, बार बार ये चेताया जा रहा था कि आपके मंत्रियों का व्यवहार ठीक नहीं है, आपके मंत्रियों का चाल चलन ठीक नहीं है, आपके मंत्रियों से मिलने जुलने की दिक्कतें होती हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने बड़े जनादेश को देखते हुए लोगों को दुत्कारा, दोनों को अलग किया, और परिणाम ये रहा कि वो लगभग सभी मंत्री आज चुनाव हारने की स्थिति पर खड़े हैं। मुझे लगता है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि बड़े लोगों का व्यवहार यदि आम जनता के अनुकूल नहीं रहा, कार्यकर्ताओं के अनुकूल नहीं रहा, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। और आज एक बार फिर से जनता ने दिखा दिया कि आप किस स्तर पर हो। भूपेश बघेल जी भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, सबके सब मंत्री तो हार ही रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने अपने को बचाने की कोशिश की कि मैं लोकप्रिय हूं, हो सकता है मंत्रियों के कारण हारे, लेकिन उनकी स्थिति दुर्गति होने के कारण ये आज मोहर लग गई है कि भूपेश बघेल जी के कारण ही पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस का सफाया हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे उसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन जिस तरह से
जीत की ओर जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है। और देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का नज़ारा है, जहां बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जमावड़ा लगा हुआ है, लोग जो है बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। और माथुर के साथ ही मनसुख मांडविया, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सहप्रभारी नितिन नवीन समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनके बीच में आपसी जो चर्चाएं हैं वो चर्चा का दौर भी जारी है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस बहुमत के आंकड़ों को छूकर बीजेपी आगे निकली है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति ये साफ हो गई है कि 5 साल बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। जी जरूर शेखर, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त दर्शकों को एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल 872 मतों से पराजित हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर दोगने जीत गए हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल हार गए हैं। बहुत मेहनत की थी, कोशिश भी खूब की थी, प्रचार प्रसार में देखा, शपथ दिलाते तक नजर आ रहे थे कमल पटेल की हमें बीजेपी के लिए वोट करना है। लेकिन यहां पर कमल पटेल 872 मतों से पराजित हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर दोगने जीते हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर जहां फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हारे, तो कृषि मंत्री कमल पटेल हारे। बड़े बड़े चेहरे हारे तो हैं, लेकिन उसका फायदा आप कांग्रेस को नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी मिलेंगे अब संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, कमल पटेल हार गए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हारे हैं, और एक बड़ी खबर जो है कमल पटेल को लेकर कि 872 मतों से पराजित हुए, मतलब कांटे की टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस जीत गई। लेकिन इस जीत से जो तब्दीली लाना था प्रदेश के अंदर, कांग्रेस वो नहीं ला पाई है। बड़े बड़े चेहरे जरूर हरा दिए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस परिवर्तन की बात कांग्रेस के द्वारा लगातार की जा रही थी और ये दावा किया जा रहा था कि वो जरूर 2023 के इस चुनाव में सरकार बनाएगी, काउंटिंग के बाद ये आंकड़ा खुद कांग्रेस की तरफ से बताया गया था, तमाम एजेंसियों के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से और तमाम जो आंकड़े हैं उनके हवाले से बताया गया। तो यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से जब रुझान सामने आए तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि इस रुझान को लेकर अभी समय है। और यही कारण है, समय जैसे जैसे बीतता गया उसके बाद कांग्रेस ने अपनी हार के स्वीकार कर लिया है। कुछ समय पहले कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिखाना चाहूँगा कि जो कांग्रेस कार्यालय है उसका नज़ारा आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया। यानी यहाँ पर जितने प्रवक्ता थे, मीडिया सेल के प्रभारी थे, तमाम पदाधिकारी थे, तमाम कर्मचारी थे, जो कि लगातार लीगल सेल के पदाधिकारी भी थे, जो कि कंट्रोल रूम में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सुरजेवाला के साथ बैठ के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन जब 5 बजे का जैसे जैसे समय बीतता गया और बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ ने हार के स्वीकारा। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जनता का जो भी जनादेश है, जो भी फैसला है, वे उसे स्वीकार करते हैं। और उन्होंने बीजेपी को बधाई भी दी और ये भी कहा है कि जो जनता ने उन पर भरोसा जताया, उम्मीदें जताई है, उस पर बीजेपी को खरा उतरना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपनी हार को लेकर मंथन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनसे बातचीत की जाएगी, जो हारे हैं उनसे बातचीत की जाएगी, और जो भी कमियां हैं उस पर मंथन करके निष्कर्ष निकाला जाएगा। और आगे जनता, क्योंकि उनका ये कहना था कि विरोधी दल के रूप में वो मध्य प्रदेश में, ऐसे में जनता के मुद्दों को उठाने का आगे काम किया जाएगा। मीडिया के एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की फिर से सरकार है। लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर जरूर अभी भी सवाल है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि फिर से, क्योंकि लोकसभा के 4 महीने के बाद चुनाव है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हो। यही कारण है कि लगातार बीजेपी में जश्न का माहौल है। जरूर मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है अपने प्रत्याशियों को जीतने पर, जहां पीएम ने एक्स सोशल साइट पर लिखा कि जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर साल जीत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस बार 68,000 से ज्यादा वोटों से आप जीत रहे हैं। मैं इसके लिए जनता के दिलों के साथ में जोड़ने की जरूरत है। पैसे के दम पर, गुंडागिर्दी के दम पर, भय के दम पर कोई नहीं जीत सकता। अगर जीत सकते हैं तो जनता के दिलों को जीतना चाहिए और मुझे लगता है जनता ने अपने दिल मुझे दिए।
ये कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को पामगढ़ के बाद जो है इस रायपुर दक्षिण में उतारा गया, एक अलग कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है कि वो काम नहीं कर पाया? अब ये तो वो बताएंगे जिन्होंने राम सुंदर दास जी को, जो यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे और उनको टिकट दिया है और उनके पीछे गुर्गों को लगा दिया। और जनता ने राम सुंदर दास जी को नहीं हराया है, कांग्रेस को हराया है और उनके गुर्गों को हराया है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। और जैसे ही रायपुर दक्षिण के नतीजे सामने आए हैं, लगभग 68,000 से ज़्यादा मतों से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीत चुके हैं और महंत राम सुंदर दास को हार का सामना करना पड़ा है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांगन, BSTV रायपुर। तो बीजेपी नेताओं की खुशी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी बृजमोहन अग्रवाल बड़ी जीत हासिल की उन्होंने और लगातार कह रहे हैं कि हमने ये जीत जनता की मेहनत से हासिल की है, जनता को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी जहां जनता का शुक्रिया अदा किया है, प्रत्याशियों को लेकर जहां खुशी जाहिर की है, पीएम ने एक्स पर सोशल साइट पर ट्वीट कर लिखा कि जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा है भाजपा पर। अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे, पीएम मोदी कह रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो पीएम मोदी ने एक बड़ा ट्वीट किया है और बड़ा ट्वीट बनता भी है, क्योंकि 3 राज्यों में एक साथ सत्ता आ गई है। अब जहां मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता वापस लौटी है बीजेपी की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ माहौल है प्रदेश के अंदर? देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह बीजेपी जीत रही है। आप जहां मौजूद हैं वहां क्या कुछ माहौल देखने मिल रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जो है यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का जो है जमावड़ा होते जा रहा है। यहाँ पर जो है लोरमी विधानसभा की अगर बात की जाए अरुण साव की, तो अरुण साव जो है वह 45,900 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और बहुत ही भारी मतों से यहाँ पर विजयी हुए हैं। और रह गई बात मुंगेली विधानसभा की, तो मुंगेली विधानसभा में पुन्नूलाल मोहल्ले भी जो है वो 17,000 से ऊपर वोटों से विजयी हुए हैं। और अरुण साव जी जो है वो इस वक्त मुंगेली पहुंचे हुए हैं। मुंगेली में अपना जीत के बाद अपना प्रमाण पत्र लेने आए हुए हैं और लगातार वो इस बात को कहते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो है वो इस बार का बीजेपी की सरकार बनेगी। आज सुबह भी जब वो मतगणना सलाह रहे थे, तो उस समय जब उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो है वो बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही थी और वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त थे। और उनका कहना यह था कि कांग्रेस का 75 पार का जो ये है वो पूरी तरीके से घोषित होने वाला है। और अरुण साव जी हमारे पास है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी बात हो जाए। लगातार जो है वो संसद उनको घेरे हुए हैं। जी तो राकेश सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं। और लोरमी में क्या कुछ माहौल है? अरुण साव जीते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, वो जीत गए हैं और बड़े मतों से जीते हैं, तो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार भी आ गई उनके शासनकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। लेकिन चलिए ग्वालियर का हाल जान लेते हैं। ग्वालियर में जहां एक तरफ अलग अलग सीटों पर अलग अलग देखा जा रहा है कि कहीं बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, तो कहीं तीसरा मोर्चा भी आगे दिख रहा है। प्रहलाद, देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस कड़ी टक्कर में है, तीसरा मोर्चा खेल बिगाड़ रहा है, कहीं बीजेपी का तो कहीं कांग्रेस का। क्या कुछ हाल है ग्वालियर की सीटों पर? देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो अभी तक जो सीटें हैं, ग्वालियर जो विधानसभा सीट है जिस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे थे, वो लगभग जीत चुके हैं। 20,000 से अधिक मतों की लीड लिए हुए हैं। दूसरी तरफ भितरवार विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी के मोहन सिंह राठौर ने परचम लहराया है और
तीसरी सीट जो ग्वालियर पूर्व थी, यहां पर जरूर कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं सतीश सिंह सिकरवार, उन्होंने सिंधिया राज परिवार की सदस्य पूर्व मंत्री माया सिंह को करारी शिकस्त दी है। 16,000 से अधिक मतों से उन्होंने यहां पर जीत का परचम लहराया है। अब बात रह जाती है ग्वालियर ग्रामीण की, तो यहां पर कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर और मंत्री भारत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। इसी की तरह अगर बात करें डबरा विधानसभा सीट पर, तो यहां पर कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सुरेश राजे और इमरती देवी के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। तो ये तीसरी सीट बचती है ग्वालियर दक्षिण की, तो यहां पर भी नारायण सिंह कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, और वर्तमान जो विधायक हैं कांग्रेस के टिकट पर जो लड़े प्रवीण पाठक, इनके बीच कड़ा मुकाबला है। अंततः क्या परिणाम आएंगे, अभी इंतजार करना होगा। तो फिलहाल अभी 2 सीटें बीजेपी के खाते में स्पष्ट तौर पर चली गई हैं, 1 सीट कांग्रेस ने यहां पर जीत ली है। प्रहलाद, यदि ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर पूर्व में जहां माया सिंह हार गई हैं, हार से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहा गया था कि एक तरफ मुन्नालाल गोयल का टिकट काटा गया, माया सिंह को टिकट दिया। हमने देखा कैसे मुन्नालाल गोयल के समर्थक सिंधिया के पैरों में गिरे थे। तो लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं उस हार से फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, लेकिन कारण वही माना जाए। तरह से अचानक से मुन्नालाल गोयल का टिकट काटा गया और पूर्व मंत्री माया सिंह को टिकट दे दिया गया। शायद यही वजह है कि बड़ा खामियाजा यहां पर बीजेपी को भुगतना पड़ा, पूर्व मंत्री माया सिंह को भी भुगतना पड़ा। एक लंबी हार उनकी यहां पर हुई है, करारी शिकस्त यहां पर मिली है। इससे पहले मुन्नालाल गोयल जब यहां पर लड़े थे 2020 के उपचुनाव में, तो इतना अंतर नहीं था, तकरीबन 7,000 के आसपास लमसम वो हारे थे। लेकिन इस बार तो सतीश सिकरवार ने यहां पर रिकॉर्ड कायम किया है और कांग्रेस के खाते में ये सीट दी है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल तमाम खड़े होते हैं कि गुटबाजी यहां पर बीजेपी को भारी पड़ी है या फिर मुन्नालाल गोयल का टिकट काटना। तो फिलहाल तो यही स्पष्ट होता है कि मुन्नालाल गोयल का टिकट काटने से बीजेपी को पूर्व विधानसभा सीट पर खासा नुकसान हुआ है। संयम प्रहलाद, और भी सीटें ग्वालियर क्षेत्र के अंदर देखें, ग्वालियर के आसपास की भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं हम कैसे ग्वालियर के अंदर एक तरफ भांडेर विधानसभा सीट है, वहां से भी टिकट काटा गया सिंधिया कैंप के विधायक का। उसके अलावा दूसरी सीट की बात की जाए महगांव की, तो उनको लेकर क्या कुछ हाल इस वक्त है, यदि चर्चा करें तो? देखिए, सीधे तौर पर अगर भांडेर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के फूल सिंह बरैया ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। ये बात सही है, आप जैसे संयम जिक्र कर रहे हैं कि यहां पर पहले सिंधिया समर्थक जो रक्षा श्रोनिया थी वो विधायक चुनी गई थी। 2020 में भी वो उपचुनाव जीती और उससे पहले जब कांग्रेस के टिकट पर 2018 में लड़ी तो वे चुनाव जीती थी। लेकिन अभी घनश्याम पिरौनिया को यहां पर मैदान में उतारा गया था। घनश्याम पिरौनिया फूल सिंह बरैया से करारी शिकस्त पाए हैं। और अगर बात करें महगांव सीट पर, तो यहां पर भी बीजेपी ने जो राकेश शुक्ला को जो टिकट दिया, राकेश शुक्ला यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने यहां पर किया। कमोबेश इसी तरह अगर अन्य सीटों की बात करें तो लाहार में अमरीश शर्मा गुड्डू भैया ने यहां पर कांग्रेस के अभेद किले को जीत लिया है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की करारी हार हुई है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जिस तरह से स्ट्रेटेजी से बीजेपी लड़ी, तो बीजेपी को कई सीटों पर फायदा हुआ है। हालांकि कुछ एक जगह 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर गुटबाजी बीजेपी को भारी पड़ी है। दूसरी एक बड़ी जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है वो जौरा सीट पर भी कांग्रेस के पंकज उपाध्याय बड़े अंतर से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। सीधे तौर पर एक और सीट की बात कर लें तो श्योपुर जिले में अगर दोनों सीटों पर बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। श्योपुर में कांग्रेस के बाबू जंडेल जीते। विजयपुर में रामनिवास रावत जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीत का परचम लहराया है। इसी तरह पौरी विधानसभा सीट पर सिंधिया के समर्थक सुरेश सिंह राठखेड़ा चुनाव हार गए हैं। यहां पर कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा जीते हैं। केपी सिंह एक बड़ा चेहरा थे, शिवपुरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पिछोर विधानसभा सीट से तो ग्वालियर के अंदर एक नई इबारत लिखी गई है। कहा जाए सिंधिया कैंप के कुछ विधायक को टिकट काटे गए तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी हार गए, जहां टिकट मिले हैं वहां पर जीत भी गए हैं। तो कुछ अलग अलग कहानी अलग अलग सीटों पर है और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा जरूरी है बस्तर क्षेत्र की करना, छत्तीसगढ़ से, और हमारे साथ के शंकर जुड़े हुए हैं। शंकर, बस्तर की वो 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी और सत्ता में आई थी। कहते हैं कि बस्तर की जो सीटों पर कब्जा कर लेता है वो प्रदेश में सत्ता में आता है, लेकिन इस वक्त कैसे बस्तर पर कब्जा नहीं कर पाई कांग्रेस?
बिल्कुल संयम बताना चाहूंगा, बस्तर की जो कि 12 विधानसभा की सीटें हैं काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि बस्तर जो जीत लिया वो राजधानी पहुंच गया। ऐसे में बात की जाए तो इस बार पूरी तरीके से उलटफेर है, जो कि बस्तर में पूरी तरीके से 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अब बस्तर के 12 विधानसभा सीट में मात्र 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज की है और 8 विधानसभा सीट में जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करते हुए बस्तर से अगर बात की जाए तो राजधानी विधानसभा पहुंच चुकी है। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो हम सबसे बड़े हाई प्रोफाइल सीट की हम बात करें, सिर्फ जो कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पीसीसी चीफ जो कि दीपक बैज है, पूरे प्रदेश समेत बात की जाए तो चित्रकूट विधानसभा सीट पर वे आ रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो हार का सामना करना पड़ा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस्तर में जो आदिवासी हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार बस्तर पर जो कि फोकस किया हुआ था और बस्तर पर आदिवासियों को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की हुई थी, लेकिन इसका रिजल्ट जिस तरीके से देखा जाए तो ये रुझान है, रुझान के बाद अब साफ हो चुका है जो कि बस्तर का आदिवासी एक तरीके से देखा जाए तो बदलाव चाहता था। यही वजह रहा कि यहाँ पर बस्तर में 12 विधानसभा सीटों में 8 विधानसभा सीट में भाजपा को बढ़त मिली है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा और लगातार कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो हम बात की जाए तो जो कि हाई प्रोफाइल सीट जो कि कोंटा, जिस पर वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था और जिस तरीके से जो लगातार राउंड पर हम देख रहे थे कहीं ना कहीं टक्कर थी और लास्ट में अगर बात की जाए तो वहां पर कुंटा विधानसभा सीट से कवासी लखमा और बीजापुर से विक्रम मंडावी और बात की जाए तो बस्तर से लकेश्वर बघेल और भानु प्रतापपुर से जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और बाकी जो 8 विधानसभा सीट पर अब बीजेपी को बहुमत मिली है। जी संयम। शंकर, एक सबसे बड़ा सवाल कि दीपक बैज भी मैदान में थे, वहां सामने से अरुण साव भी मैदान में थे, बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में उतरे थे। उसका कारण समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बीजेपी से टक्कर मिल रही थी और उसका अब नतीजा भी सामने आ गया है। लेकिन बस्तर संभाग के अंदर मंत्री भी बहुत थे, कवासी लखमा हो या फिर मोहन मरकाम हो, इसके अलावा दूसरे भी जो मंत्री हैं आप बताइए और नाम, इसके अलावा जो बड़े चेहरे बस्तर संभाग के अंदर थे। देखिए हम बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं संयम, जिस तरीके से जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही बात की जाए तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे लगातार यहाँ पर दाव खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं बात की जाए तो हम पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात करें जो कि बीजेपी से एक मंडल अध्यक्ष जो कि विनायक गोयल है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और मंडल अध्यक्ष ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से मार दिया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत यहां पर मानी जा रही है बस्तर के लिहाज से भी 12 विधानसभा सीट में। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो एक हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर भी माना जाता है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो करीब 29,000 मतों से यहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है और किरण देव सिंह जो कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी वो जीत दर्ज कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ओवरऑल जो फैक्टर है, कांग्रेस लगातार 12 विधानसभा सीटों पर जो कि काबिज थी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हम दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में कर्मा परिवार जो कि चविंद्र कर्मा को सीट दिया गया था कांग्रेस से, लेकिन वहां पर बीजेपी के चैतराम अट्टामी ने बड़ी बहुमत से वहां पर जीत कर दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस का जो फैक्टर पूरी तरीके से यहाँ रणनीति थी उसमें कहीं ना कहीं चूक नजर आई है और वहीं पर केंद्रीय नेतृत्व का लगातार सब चीजों को कैसे समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस बहुत काम कर रही थी, कहती थी कांग्रेस की हमने धान किसान को प्राथमिकता से रखा है, युवाओं के लिए काम किया है, कई सारे मुद्दों को लेकर भी काम किया, महिलाओं को लेकर भी काम किया, लेकिन यहां पर आखिर कांग्रेस से कहां चूक हुई है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर इतनी बुरी तरह से शिकस्त होना और वो भी मंत्रियों के हार जाने की, बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष हार रहे हैं, तो आखिर कारण क्या? कांग्रेस ज्यादा कमजोर रही या बीजेपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है या फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रचार किया है वो यहां पर इफेक्ट दिखा है? देखिए संयम अगर बात की जाए तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का लगातार बस्तर में फोकस था, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता की जो चाबी है बस्तर से होकर के जाती है और कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रधानमंत्री बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लगातार फोकस बनाए हुए थे और साथ ही साथ अमित शाह लगातार दौरे पे थे। उसके अलग अगर इतर में बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है, टिकट वितरण में भी जिस तरीके से गुटबाजी देखा गया है और लास्ट टाइम अगर बात की जाए तो सिटिंग विधायक चित्रकूट के जो कि राजवन बेजाम जो कि वहां पर विधायक थे, उनका टिकट काट करके दीपक बैज को वहां से चुनाव
लड़ने के लिए जो कि सामने उतारा गया है। और वहीं बात की जाए तो हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में रेखचंद जैन जो कि वहां पर बात की जाए जो विधायक थे उनका टिकट काट करके जिस तरीके से यहाँ पर जतिन जायसवाल पर भरोसा जताया, तो कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर के भी यहाँ पर गुटबाजी नजर आया और कहीं ना कहीं इसका असर भी जो कि इन रुझानों में देखने को मिला। और कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व का एक तरीके से बीजेपी जो कि पूरे बस्तर पर लगातार फोकस बनाया हुआ था और उनके दौरे को लेकर के भी अगर हम बात करें और साथ ही साथ उनके घोषणा पत्र को लेकर के भी बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी यहाँ पर काम कर गई। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो 12 विधानसभा सीटों पे 8 विधानसभा सीटों पर तो टिकट वितरण भी एक बड़ा मुद्दा है। जगदलपुर के अंदर सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया, दूसरे को दिया गया, हार गए, तो ऐसे टिकट वितरण भी एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के अंदर आए। सत्ता में कांग्रेस थी लेकिन टिकट वितरण में गड़बड़ियां, शायद यहां पर अब कांग्रेस को चिंतन और मनन करना होगा, कहां कुछ गलतियां हुई, लेकिन टिकट वितरण जरूर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। प्रहलाद, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है ग्वालियर चंबल के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण रहा और ग्वालियर चंबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां टिकट वितरण को लेकर देखा गया कि पहले सुमावली विधानसभा सीट पर जहां दिया जाता है टिकट, उसके बाद वहां से टिकट वापस ले जाता है कुलदीप सिकरवार का, अजब सिंह कुशवाहा को उतारा जाता है। अजब सिंह कुशवाहा खुलकर कहते हैं कि मैं मुरैना जिले की 6 विधानसभाएं कमलनाथ को हराकर भेजूंगा, लेकिन इस वक्त टिकट भी दे दिया और तब भी हार गए, ऐदल सिंह कंसाना जीत गए। तो ऐसी वो सीटें जहां रोचक मुकाबला रहा, त्रिकोणीय मुकाबला रहा ग्वालियर चंबल के अंदर। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखें तो इस तरह की सीटें, जिस तरह के परिणाम वहां पर आए सुमावली में, आप देख पा रहे होंगे किस तरह के परिणाम आए। और सेवड़ा, दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट, यहां पर दामोदर यादव टिकट मांग रहे थे लेकिन उनका टिकट कटा, वो घनश्याम सिंह के सामने विरोधी हो गए और आजाद समाज पार्टी के टिकट पर लड़े। तो सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी को फायदा हुआ, यहां बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल बाजी मार गए। तो इस तरह की कुछ तस्वीरें देखने को मिली। निश्चित तौर पर कांग्रेस में जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी, तो वो स्थिति कांग्रेस के लिए भारी पड़ी। यही वजह है कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस यहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर बीजेपी भारी पड़ी, कई सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, कई दिग्गज चेहरे कांग्रेस के यहां पर हार गए। और खबर तो ये भी आ रही है कि जिस तरह से जो डॉक्टर गोविंद सिंह है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जब चुनाव हारे तो उन्हें खुद की हार पर भरोसा ही नहीं हुआ। इसी तरह केपी सिंह कक्काजू जो बड़ा चेहरा थे, शिवपुरी विधानसभा सीट पर लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनकी हार हुई वो भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ये दिग्गज थे, इनकी लंबी अनुभव इनका राजनीति का रहा। लेकिन आज जब इस तरह से बीजेपी की आंधी आई, उस आंधी में ग्वालियर चंबल अंचल के कई कांग्रेस के मजबूत किले ढह गए हैं। तो संयम, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस हद तक गुटबाजी रही होगी कि सीधा खामियाजा उसे इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। जी, एक और बड़ा सवाल है दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर कि नरोत्तम मिश्रा बड़े चेहरे, सरकार के प्रवक्ता, हर वक्त फ्रंटलाइन पर देखा गया उन्हें, और इस वक्त कड़ी टक्कर भी मिली। क्या कुछ उस सीट का हाल है? देखिए, उनका जो इलेक्शन है, शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि अब वो उस सीट पर फंस चुके हैं। राजेंद्र भारती बेहद मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के माने गए और अंततः उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, हालांकि वहां पर भी असमंजस की स्थिति रही। पहले अवधेश नायक को टिकट दिया गया, लेकिन बाद में पार्टी ने फेरबदल करते हुए वापस से राजेंद्र भारती को मौका दिया। लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ही, सुबह से ही संयम, वहां पर राजेंद्र भारती बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी जो डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन 10 राउंड से ऊपर हो चुके हैं, जो डिफरेंस है वो 7000 से अधिक का है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो स्टार प्रचारक भी हैं और पार्टी के इस तरह के नेता हैं जिनकी सियासत करने की चर्चाएं पूरे देश में रहती हैं, तो ऐसे में अगर वो अपना इलेक्शन उनका अभी तक फंसा हुआ है, आगे क्या कुछ परिणाम होंगे ये तो आने वाले जो 2-3 राउंड शेष रह गए हैं वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो उनकी जो स्थिति है बेहद गंभीर है, वो बुरी तरह से कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव में फंसे हुए हैं। देखना होगा कि 2-3 राउंड की जो गणना रह गई है उसमें नरोत्तम मिश्रा बढ़त पा पाते हैं या फिर इस इलेक्शन को वो लूज कर जाएंगे। जी,
प्रहलाद, ये समझा जाए न सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि प्रदेश के अंदर की कांग्रेस कई बार जहां प्रत्याशियों को ऊपर हावी हुई है और कई बार प्रत्याशी कांग्रेस के ऊपर हावी हुए हैं, उसमें सबसे पहला नाम तो अजब सिंह कुशवाहा का है। राजेंद्र भारती का भी नाम आएगा और उन 7 सीटों का भी नाम लेंगे जहां पर प्रत्याशी बदले थे। कांग्रेस ने पहले कुछ और नाम घोषित किए, फिर वो निर्दलीय उतर गए और उन सीटों में यदि बात करें, बड़नगर की सीट है प्रदेश के अंदर, गोटेगांव की सीट है जहां पर देखा गया कि बराबर की टक्कर है, नाम बदला प्रत्याशी का, वो इंडिपेंडेंट चले गए और बीजेपी वहां से सीट निकालती हुई दिख रही है। तो कई बार जो प्रत्याशी कांग्रेस के ऊपर हावी हुए हैं कमलनाथ और दिग्विजय के ऊपर, और उन्होंने हरा कर रख दिया है। यदि राजेंद्र भारती को छोड़ा जाए इस वक्त तक तो लग रहा है कि एक हार का कारण यह भी है कि निर्णय लेने की इच्छा शक्ति कमजोर रही टिकट वितरण में कांग्रेस की। बिल्कुल सही। हम देखिए, पहली सूची जब कांग्रेस ने जारी की, बहुत सोच समझ के की थी, एक एक सीट पर मंथन किया गया था, लेकिन जब दूसरी सूची जारी हुई उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए। खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर तमाम नेता विरोध के सुर उठाने लगे। यही वजह है कि कई सीटों पर उन्होंने अंततः अपने प्रत्याशी बदले और सीधा खामियाजा कांग्रेस ने उसका भुगता है। तो जिस रणनीति के साथ बीजेपी लड़ी, पहले ही जिस तरह से सबसे पहले टिकटों की घोषणा कर देना, उसके बाद एक एक सीट पर जातिगत समीकरण को साधना, उसके बाद क्षेत्रीय समीकरणों को साधना, तो बीजेपी ने एक एक कदम फूक फूक कर रखा। लेकिन कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट में थी और शायद ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कांग्रेस इस इलेक्शन से पूरी तरह से बाहर हो गई। जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे थे कमोबेश, उससे भी आगे बीजेपी निकल गई। तो बीजेपी ने तो यहां पर एक मैजिक किया है, एक करिश्माई जीत यहां पर बीजेपी की कह सकते हैं, क्योंकि अंततः जितने भी लोग थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, जो भी राजनीतिक विश्लेषक थे, वो यही कहते थे कि यहां पर कांटे की टक्कर है या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी। लेकिन आप देख रहे हैं जो नतीजे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, या ईवीएम जो नतीजे दे रही हैं, वो हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने यहां पर अपना जादू चलाया है और प्रदेश की जनता ने भर के वोट बीजेपी को किया है। कांग्रेस हर रणनीति में फैल रही है, कांग्रेस पीछे चली गई, काफी पीछे चली गई। अब उसे बहुत सोचने की जरूरत है, आत्मचिंतन मंथन की जरूरत है, क्योंकि जो आंकड़ा 2018 में था कांग्रेस उसको भी नहीं छू पाई। संयम जरूर प्रहलाद, एक बड़ी चीज है यहां पर कांग्रेस के लिए 18 जीता, 20 का उपचुनाव भी जीत लिया। लगा सिंधिया का कांग्रेस में ही कमाल रहता है, लेकिन उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव जीते। लेकिन इस वक्त पूरी तस्वीर साफ हो गई है। ये कहा जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू ग्वालियर चंबल में चला है। चलिए मालवा निवाड़ की बात करेंगे हमारे संवाददाता भरत पाटिल से। इंदौर से भरत पाटिल ने। भरत, इंदौर में मालवा निवाड़ के क्षेत्र में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ है हाल? देखिए, बाकी बड़ा समीकरण था और बड़ा समीकरण ये जो परिवर्तन जिस तरह से जब शुरू में गणना शुरू हुई और जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुआ, ये साफ हो गया कि बीजेपी ने एक बार फिर जनता के बीच पहुंचकर जो मुद्दे रखे थे, जो विकास कार्यों को लेकर के बात की थी, वो शायद जनता को समझाने में सफल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बातों का आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए इससे पहले, क्योंकि कांग्रेस की इससे पहले इंदौर में 3 और 6 का रेशो था, 3 सीटें थी। लेकिन अभी वर्तमान हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस को यहां से एक करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। 9 की 9 विधानसभा बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई सीटें जो हैं वो स्पष्ट हो चुकी है। अब विधानसभा 1 की बात कर ले, विधानसभा 2 की बात कर ले, विधानसभा 3 की बात कर ले, विधानसभा 4 की बात कर ले, राऊ की बात कर ले, या फिर सांवेर की बात कर ले, या फिर देपालपुर की बात कर ले। 8 विधानसभा जो है वो बीजेपी एक भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर साफ है कि अब सिर्फ 5 नंबर विधानसभा पर जो है अभी अब कितनी देर बाद है? जो प्रत्याशी जो हारे थे शुक्ला, उनसे भी चर्चा की, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये एक सोचने का विषय है, कांग्रेस कहाँ कमजोर रहेगी। आला अली कमान के साथ बैठक ली जाएगी, इन सभी रणनीतियों को तय किया जाएगा कि आखिरकार जो एक करारी हार जिस तरह से विधानसभा 23 में देखने को मिली है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच क्या मुद्दे रहेंगे। लेकिन ये फैक्टर है, ये साफ है कि बीजेपी का फैक्टर ना ही मध्य प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नजर आया। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, 9 विधानसभाओं की मतगणना की जो काउंटिंग थी वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई थी। लगातार हमारे टीवी के माध्यम से बीएसटीवी ने इससे प्रमुखता से दिखाया, पल पल की अपडेट दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में जाती नजर आई थी। ये साफ था कि विधानसभा 1
जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वहां से उम्मीदवारी कर रहे थे और ये अनुमान था कैलाश विजयवर्गीय ने ये साफ कहा था कि बीजेपी इंदौर में 9 की 9 सीटों पर तो कब्जा करेगी, मालवा निमाड़ में भी भारी बहुमत जो है बीजेपी को मिलेगा। भरत, इंदौर के अंदर कई सारी हाई प्रोफाइल सीट है। इंदौर शहर सबसे बड़ा शहर एमपी का, लेकिन इंदौर की यदि युवा नेता की बात करें, राऊ विधानसभा सीट की जीतू पटवारी की, कहीं से नहीं लग रहा था कि हारेंगे, लेकिन मधु वर्मा ने कड़ी टक्कर दी। और एक वो दृश्य भी याद करना होगा जब मधु वर्मा के पैर छूने गए जीतू पटवारी, तो आशीर्वाद मांगा तो कहा कि आशीर्वाद जनता देगी, लेकिन इस वक्त आशीर्वाद मधु वर्मा को ही दिया गया। जीतू पटवारी की हार का क्या कुछ कारण निकाला जाए? देखिए, पिछले 10 सालों से वो विधानसभा राऊ में विधायक है और एक काफी युवा नेता और किसानों के नेता जाने जाते हैं। हर किसान के मुद्दे को लेकर के विपक्ष की भूमिका में वो लगातार नजर आए हैं और विपक्ष की भूमिका में लगातार उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान को जो है चुनौती दी है। लेकिन ये साफ है कि जहां प्रत्याशी के रूप में जो है वो नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये भी साफ था कि जीतू पटवारी जो चुनाव हारे हैं वो अपनी ही विधानसभा, अपनी ही पोलिंग बूथ से जो है वो भारी बहुमत से चुनाव हारे हैं। जिस विधानसभा से उन्हें उम्मीदें थी उन विधानसभाओं से चुनाव हारते हुए नजर आए, तो ये करारा जवाब था कि कहीं ना कहीं विकास कार्य और जीतू पटवारी के जो योजनाएं थी उसको लेकर के जनता नाखुश नजर आई है। और इस बार पहली बार मधु वर्मा को जो है वहां पर मौका दिया गया है। और मधु वर्मा ने जिस तरह से लगातार बीएसटीवी से भी चर्चा में कहा था कि वो 25,000 से 30,000 के बीच के अंतर को पार करते हुए और विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और अब परिणाम अपने उनके जो है वो सामने है कि उन्होंने जो जनता के बीच पहुंच के मेहनत की है 3 सालों में, वो भी लगातार जो है वो जनता के बीच रहे थे। 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद वो लगातार जनता के बीच नजर आए थे। पिछली जो हार थी वो करारी हार थी उसके बाद में, लेकिन अब ये 7 तस्वीरें हो गई है। और युवा नेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर युवा नेता में एक पहला चेहरा गोलू शुक्ला को जो है वो 3 नंबर विधानसभा मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब बीजेपी के विकास कार्यों और क्योंकि आकाश विजयवर्गीय के टिकट काटने के बाद में इस टिकट को गोलू शुक्ला को एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में यहाँ पर उतारा गया था और उसके बाद में गोलू शुक्ला जो है वो जनता के बीच पहुंचे। कम जनसंपर्क करने का कम समय था, लेकिन आकाश विजयवर्गीय लगातार उनके साथ लगे रहे और अब वो इस सीट को निकाल चुके हैं और एक बड़े बहुमत से 14,000 वोटों से गोलू शुक्ला पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार उनके करियर की शुरुआत अब 3 नंबर विधानसभा से हुई है। और ये साफ है कि अगर हम दूसरे समीकरणों की बात कर ले, सबसे हाई प्रोफाइल सीट यहाँ पर थी तो वो थी एक और, जो कि मऊ विधानसभा थी, जहां से उषा ठाकुर जो है वो उन्हें एक बार दोबारा जो है मऊ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया था। और ये साफ था कि कहीं ना कहीं उनके लिए काफी टक्कर का मामला था। ये मुकाबला जो था क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, कांग्रेस से नाराज हुए अंतर सिंह दरबार जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। नए चेहरे को राम किशोर शुक्ल को जो है कांग्रेस ने अपने नया प्रत्याशी के रूप में उतारा। तो त्रिकोणीय मुकाबले में भी एक बड़ी बहुमत के साथ उषा ठाकुर जो है इस चुनाव में जीत हासिल की है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक और त्रिकोणीय मुकाबला देपालपुर विधानसभा में हुआ था, जहां पर विशाल पटेल जो कि तत्कालिक विधायक थे और विधायक होने के बाद में वो एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें अपना चेहरा उतारा था। लेकिन मनोज पटेल, दूसरी ओर जो कांग्रेस बीजेपी से चुनाव हार चुके थे, उन मनोज पटेल को भी जमीनी मैदान पे पहुंचाया था। लेकिन अब परिणाम और परिदृश्य दूसरा है क्योंकि वहां पर भी निर्दलीय राजेंद्र चौधरी जो है वो लगातार भाजपा को डैमेज करने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने भी जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था उस हिसाब से साफ नजर आ रहा था। तो जो चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं, कुछ प्रत्याशी बड़े बड़े चेहरे हार गए हैं, वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल से 7 बार से विजेता रहे, लेकिन इस बार खुद पर विश्वास नहीं है। ऐसे ही जीतू पटवारी सहित प्रदेश के अंदर कई बड़े चेहरे हैं जो खुद पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे हार गए। पार्टी हारती जीतती आई है, लेकिन वो चेहरे भी हैं जो कभी हारते नहीं थे, कई दशकों से जीतते आ रहे थे। बस्तर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर से शंकर लगातार हमारे साथ बने हैं। शंकर, एक सवाल उठता है, टिकट वितरण का तो मुद्दा रहा है बस्तर के अंदर, सेंधमारी की बीजेपी ने बढ़त भी हासिल की, सत्ता में भी बैठती दिख रही है, लेकिन एक सवाल है कि मोहन मरकाम को हटाया गया प्रदेश अध्यक्ष के पद से, दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। लेकिन अफसोस कि दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एक वर्तमान के, दोनों अपनी सीट हार गए हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से टिकट वितरण का एक बड़ा मुद्दा तो रहा ही, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दोनों प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से आर का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो कांग्रेस में कहीं एक तरीके से चूक रही है, भीतरघात भी चूक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो जनाधार है, जो जनादेश है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है, तो इससे साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में कमी रही होगी, उनकी रणनीतियों में कमी रहेगी। संयम, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कुछ बीजेपी के जो नेता है यहाँ पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को मात देने वाले जो कि विनायक गोयल यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो जीत है इसे कैसे देखते हैं, सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अपनी स्क्रीन पर बने रहे। जिस तरीके से देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को मात देने वाले यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट आप प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से मात दिए हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव कोई भी चुनाव सटीक हुआ है, चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो, चाहे एक छोटा सा किसान के लगे, तो चुनाव चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे पंच चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, ये टक्कर का रहता। किसी को कभी ये नहीं सोचना कि ये ताकत हो रही है, मगर हमको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीत रही है, क्योंकि इसलिए जीत रहे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ स्तर पर जाके मेहनत किया, और जनता का भी विश्वास था, कार्यकर्ता का विश्वास था। 5 साल लगातार उन्होंने मेहनत किया, हर पोलिंग बूथ स्तर पर जाके पन्ना प्रमुख बनाया गया, शक्ति केंद्र बना गया, सहयोजक सहयोजक बनाया गया। ये 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का मेहनत है। एक मैं विधायक के प्रत्याशी मैंने मेहनत नहीं किया, ये जनता का मेहनत है, एक कार्यकर्ता का मेहनत है। आज पीसीसी अध्यक्ष को उसका अहंकार खाया, उनका घमंड खाया। इन्होंने 10 साल तक क्षेत्र में एक भी विकास किया होगा तो बताइए। इन्होंने 5 साल विधायक था, फिर 5 साल सांसद, पीसीसी अध्यक्ष, उन्हीं के परिवार में जिला पंचायत, उन्हीं के परिवार में जनपद अध्यक्ष। आप बताइए, परिवारवाद है, विकास के नाम में कुछ किया? एक भी विकास कांग्रेस वाले, क्योंकि इन्होंने पिछले बार लोगों को कहता था कि नहीं, मैं 5 साल में कांग्रेस के बीजेपी जब मैं विधायक था उससे वो कहता था कि नहीं, मैं 5 साल में मेरे को बीजेपी वाले काम करने नहीं दी। कभी फावड़ा पकड़ता था, कभी गैती पकड़ के बिनता के नीचे जाता तो रोड बनाता था। पर आज कांग्रेस की 5 साल सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वहाँ पर बनाया रोड? एक भी रोड कहीं बनाया? पास्ताना में कहीं बनाया? रोड को बिनता के नीचे बनाया? एक भी बना के दिखाया तो आप जाके देख लीजिए। ये जनता का जब हवा चलती है तो जनता उखाड़ के फेंक देती है। आज उसका घमंड चूर हो गया, निकाल के फेंक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात की जाए, विनायक गोयल हमसे बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत पर बात कर रहे थे, और हम कोशिश करते हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीट है जगदलपुर, जो कि हाई प्रोफाइल सीट था, बड़े मतों में हम लाइव बात करने की कोशिश करते हैं। जो दिग्विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो जो कि टिकट वितरण को लेकर बड़े सवाल किए जा रहे हैं, ऐसे में बात की जाए इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या की शानदार हमारे विधानसभा के डिसीजन है, हमारे आदरणीय मतदाता बंधुगण है, बहनें हैं, युवा साथी, सबका धन्यवाद ज्ञापित है। भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता बहुत प्यार स्नेह दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया, वरिष्ठों ने, ये उनकी जीत है, सीधी सी बात है। 75 पार का नारा लेकर के कांग्रेस चल रही थी, ऐसे में बात की जाए तो बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में मात्र 4% कर रही है। मैंने हमेशा कहा है, चुनाव प्रचार के समय भी कहा है, उसके पहले भी कहा है, आंदोलनों में भी मैंने इस बात को कहा है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल नारा में ही निकालती, सिर्फ नारा दे के और होर्डिंग में टंग के इन्होंने 5 साल सरकार चलाई, काम तो कुछ करते नहीं, डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। जनता समझ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने जो 36 वादे किए थे पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, एक भी वादा पूरा नहीं किया, और सिर्फ
होर्डिंग में डाल देते हैं, इतने युवा बेरोजगारों को इतना दे दिया, तो इतनी नौकरी दे दी, तो इतना भत्ता दे दिया, तो इनका कर्जा माफ कर दिया, कुछ भी नहीं, नथिंग। इनको लगता था कि खाली होर्डिंग देख के ही जनता वोट दे देगी। जिनके साथ घटा है, जिनके साथ बीता है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं, कहीं कोई विकास का काम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, शिक्षा, पेयजल, सारा शून्य तक बढ़ गया। जरूर शंकर, तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है जीत को लेकर, हार को लेकर? सारे समीकरणों के ऊपर तुलना भी की जाएगी कि आखिर क्या कुछ हार का कारण रहा। कांग्रेस कहेगी जहां बड़ी बड़ी बातें बीजेपी ने कही है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, अमित शाह ने प्रचार किया, तो उसका एक बड़ा प्रभाव रहा होगा। मोदी लहर नहीं रही होगी। यदि मोदी लहर थी तो उसके बाद कांग्रेस को पास क्या कुछ कारण थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर कहा जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यदि मोदी लहर कहेंगे तो फिर कांग्रेस ने क्या कुछ किया प्रचार के लिए। कांग्रेस के विधायक जो थे सिटिंग एमएलए हार रहे हैं, तो आखिर जनता के बीच क्या कुछ काम पेश किया है। कई सारे ऐसे सवाल हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हाथ से जाता हुआ दिख रहा है और चला गया है, तो सवाल कई सारे हैं। आत्ममंथन और चिंतन करेंगे, ये कहना है कमलनाथ का भी। छत्तीसगढ़ में कुछ यही हाल दिख रहा है।